जब हम ये कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने भारत में सब कुछ तहस नहस कर दिया, तो मुझे लगता है कि हमें अब इस सेंटेंस को पुनर्एनालाइज करने की ज़रूरत है। पुष्यमित्र शुंग का जो समय है भारत में 150 ईस्वी के आसपास का है। अगर पुष्यमित्र शुंग ने सब कुछ खत्म कर दिया था तो 399 ईस्वी में जो है फाहियान ने क्या देखा था? उन्होंने बोला इंडिया में सब कुछ सही सलामत है। ह्वेन-सांग इंडिया में 629 ईस्वी में आते हैं और बताते हैं कपिलवस्तु में थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, वरना नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला पूरी हमारे भारतवर्ष में बुद्धिज्म पूरी तरीके से जिंदा और स्टेब्लिश है। तो सवाल ये है कि पुष्यमित्र अगर सब कुछ बर्बाद किए तो ह्वेन-सांग ने देखा क्या? अगर ह्वेन-सांग ने देखा तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं? तो समझने की ज़रूरत है ये साथियों कि ह्वेन-सांग पुष्यमित्र से 800-850 साल बाद भारत में आते हैं। तो सवाल इस बात का है कि बौद्ध धर्म फिर विलुप्त कैसे हुआ? सम्मानित भिक्षु संघ, उपस्थित सभागार में तमाम माताएं बहनें से, बौद्ध दर्शन का प्रभाव दुनिया की तमाम भाषाओं पे पड़ा है। उर्दू भी उसमें से एक भाषा है, एक ज़बान, एक लैंग्वेज है। लेकिन एस्थेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया की ज़्यादातर ज़बानें पुरुष प्रधान भाषा का और एस्थेटिक्स का, सौंदर्य का उल्लेख करती रही हैं। इसीलिए पाकिस्तान के एक शायरा परवीन शाकिर कहती हैं कि मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा वो लाजवाब कर देगा। बौद्ध दर्शन में जहाँ भगवान बुद्ध के सम्मुख बैठ कर के हमारी थेरियाँ, चाहे वो पटाचारा हों, चाहे वो प्रजापति गौतमी हों, चाहे वो तमाम तरह की थेरियाँ हैं, भद्रा कुंडल केसा हों, डिबेट कर रही हैं, एनालिसिस कर रही हैं और भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि हमारे बराबर सभी लोग हैं। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे मार्ग को फॉलो कर सकता है वो अरहत प्राप्त कर सकता है। लेकिन उर्दू भाषा में, हिंदी भाषा में या दुनिया की अन्य भाषाओं में जब हम देखते हैं, जब लोगों ने ब्यूटी को एक्सप्लेन करना शुरू किया तो एक्सप्लेन क्या किया कि जैसे औरत का जो शरीर है यही उसकी खूबसूरती है, लेकिन औरत के अंदर जो डिग्निटी है बुद्धिज़्म में ये उसकी खूबसूरती है। और बुद्धिज़्म ने पूरी दुनिया के सामने इस बात को डिफ़ाइन कर दिया कि चाहे वो ह्यूमन साइकोलॉजी हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो, वो सबका इक्वल है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। लेकिन साथियों, मैं कपिलवस्तु से आया हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ बातें वहाँ के बारे में बता दूँ, क्योंकि आप लोग कपिलवस्तु घूमते हैं, पेपर छपेगा तो आप लोग पढ़ लेंगे। कपिलवस्तु जो भी घूमने जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिया वाला कपिलवस्तु असली है कि नेपाल वाला कपिलवस्तु असली है, ऐसा कन्फ्यूजन आता है। नेपाल दावा करता है कपिलवस्तु हमारा है, लेकिन उनके दावे जो है उनका आधार गलत है। जैसे वो कहते हैं कि हमारे पास राजा शुद्धोधन का महल है और वो जिस महल को दिखाते हैं वो मात्र 3 कमरे का महल है, लेकिन इंडिया के पास जो राजा शुद्धोधन का महल है उसका कैंपस एरिया कम से कम 100 बीघे के आसपास है, बहुत बड़ा है। दूसरा, भगवान बुद्ध का अस्थि कलश 1898 में कपिलवस्तु पिपराहवा भारत में मिला और उस अस्थि कलश पे उनके बचपन का नाम सुकीति लिखा हुआ है। और 40 सिक्के मिले, जिन 40 सिक्कों पे लिखा हुआ है कोई कपिलवस्तु। अगर कपिलवस्तु वो है तो फिर ये कपिलवस्तु क्या है? कपिलवस्तु महाविहारे भिक्षु संघर्ष ये लिखा हुआ है, ये वहाँ के आर्कियोलॉजिकल खुदाई में मिला हुआ है। 1898 के बाद 1971 से लेकर 1976 तक कृष्ण मोहन श्रीवास्तव ने जो कपिलवस्तु पिपराहवा सिद्धार्थनगर यानी भारत वाले कपिलवस्तु की खुदाई करवाया, तो वहाँ उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे जो तमाम अवशेष प्राप्त हुए हैं वो भगवान बुद्धा के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा साथियों, ह्वेन-सांग ने अपनी भारत यात्रा विवरण में लिखा है कि भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु पधारे तो 3-4 ली कपिलवस्तु से दक्षिण दिशा में वो रुके। 1 ली में 500 मीटर होता है तो 4 ली का मतलब 2000 मीटर हुआ, यानी कि 2 किलोमीटर। भगवान बुद्ध कपिलवस्तु से ठीक 2 किलोमीटर पहले जिस स्थल पे गए, मैं उस स्थल को 2.5 साल हो गया, मैं ढूंढते बड़ी मुश्किल पर उस स्थल पे जाके पहुंचा। गांव में टूटा हुआ स्थल मिला, झाड़ी ओड़ी उगी हुई थी। मैं वहां पे गया और ह्वेन-सांग की किताब को मैंने उसी स्थल पे खोल करके दोबारा पढ़ा वीडियो के सामने,
और पूरी ऑडियंस को बताया कि भगवान बुद्ध कपिलवस्तु जब यहाँ आए तो तमाम उनके राजा शुद्धोधन के अमात्य वगैरह यहाँ पे आए थे उनको रिसीव करने के लिए। और ह्वेनसांग ने लिखा है कि कपिलवस्तु से उत्तर और पश्चिम दिशा में हजारों की संख्या में स्तूप बनवाए गए हैं, चाहे निगलियावा हो, चाहे गोतियावा हो, चाहे और स्थल है। नेपाल के अंदर मैं एक बार गया, नेपाल कपिलवस्तु के बॉर्डर के जैसे मैं 1 किलोमीटर अंदर गया, फिर 6 किलोमीटर मुड़ गया, तो वहाँ जाने के बाद मुझे एक स्थल दिखा। अभी तक मैं इतिहास की किताब में उस स्थल को नहीं पा रहा हूँ। माननीय राजेश चंद्रा जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ और तमाम लोगों को कह रहा हूँ, वो स्थल कम से कम 100 बीघा में है। और उस स्थल पर जो अभी मतलब कब्जे में, वो 100 बीघा में है। कैंपस एरिया कितना बड़ा रहा होगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और वो 100 बीघे का कैंपस, आज भी वहाँ पे 10 बोधि वृक्ष हैं। मैं उस स्थल को घूम करके आया हूँ। अब क्या है कि थियोरेटिकली भगवान बुद्ध का जो त्रिपिटक साहित्य है हमारे बीच में है, लेकिन अगर हम फिजिकल देखें कि 84,000 स्तूप कहाँ हैं, तो हमें ढूंढने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम अपने वजूद को कहीं ना कहीं खो देंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि बुद्धिज्म का 3 स्टेप है, एक है परियत्ति, एक है पटिपत्ति, एक है पटिवेद। आप थ्योरी यानी परियत्ति को समझ लेंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं जाएंगे, यानी पटिपत्ति या प्रतिपत्ति, पटिपत्ति कहते हैं पाली में, प्रतिपत्ति कहते हैं हिंदी में, लेकिन जो पटिवेद है, जिसको प्रतिवेद भी कहते हैं, वो है इंसाइट। पटियत्ति क्या है? वो है आपका प्रैक्टिकल, और परियत्ति है आपकी थ्योरी। तो ये प्रोसीजर है। अब जब हम पूरी दुनिया के लिटरेचर का एनालिसिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तब हम पाते हैं कि दुनिया के तमाम जो साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो सिगमंड फ्रायड हों या दुनिया के बड़े बड़े कवि लेखक रहे हों, वो एक साइकोलॉजी के थ्रू दुनिया में अपने तरीके की दुनिया बनाने के लिए एक किताब की रचना करते हैं। इसलिए साथियों, साहित्य दुनिया में गुमराह करने के भी लिए लिखा गया, और जो गुमराह करने वाला साहित्य है वो समाज को गुमराह कर दिया। जैसे दुनिया में संस्कृतियाँ 3 तरीके से फैलती हैं। मैं कुछ साथियों से कल डिस्कशन कर रहा था। एक संस्कृति वह है जो लालच देती है कि मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, घर दूंगा और तमाम इंतजामात कर देंगे। दूसरी संस्कृति ये कहती है मैं तुम्हारी पूरी धर्म, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य को जला के नष्ट कर दूंगा, फिर अपनी संस्कृति थोपूंगा। तीसरी संस्कृति यह बोलती है कि ना मैं आपके धर्म, संस्कृति, सभ्यता को ध्वस्त करूंगा और ना ही मैं किसी तरीके का आपको लालच दूंगा। मैं पूरी तरीके से प्योरिटी की बात करते हुए अपने दर्शन को एनालाइज कर दूंगा, आपके समझ में आए तो मानिए। तो पहली फिलॉसफी जो है, जो ध्वस्त करने वाली संस्कृति है, वो हमारे देश में टर्किश आक्रमणकारियों की संस्कृति रही है। दूसरी संस्कृति क्या रही है? जो वो क्रिश्चियनिटी रही या अदर रिलीजन रहे, जो लालच देकर लोगों के यहाँ कन्वर्ट कराते हैं। तीसरी संस्कृति बौद्धिज्म की है, जो हमारे यहाँ पे है। और एक इंपॉर्टेंट बात कह के मैं बात खत्म कर दूंगा। साथियों, जब हम ये कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने भारत में सब कुछ तहस नहस कर दिया, तो मुझे लगता है कि हमें अब इस सेंटेंस को पुनर्एनालाइज करने की ज़रूरत है। पुष्यमित्र शुंग का जो समय है भारत में 150 ईस्वी के आसपास का है। अगर पुष्यमित्र शुंग ने सब कुछ खत्म कर दिया था, तो 399 ईस्वी में जो है फाहियान ने क्या देखा था? उन्होंने बोला इंडिया में सब कुछ सही सलामत है। ह्वेनसांग इंडिया में 629 ईस्वी में आते हैं और बताते हैं कपिलवस्तु में थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, वरना नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, पूरी हमारे भारतवर्ष में बुद्धिज्म पूरी तरीके से जिंदा और स्टेब्लिश है। तो सवाल ये है कि पुष्यमित्र अगर सब कुछ बर्बाद किए तो ह्वेनसांग ने देखा क्या? अगर ह्वेनसांग ने देखा तो वहाँ पे क्या चीज़ें हैं? तो समझने की ज़रूरत है ये साथियों कि ह्वेनसांग पुष्यमित्र से 800-850 साल बाद भारत में आते हैं। तो सवाल इस बात का है कि बौद्ध धर्म फिर विलुप्त कैसे हुआ? साथियों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपनी किताब रिवोल्यूशन एंड काउंटर के डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म के चैप्टर में लिखते हैं कि यहाँ पे टर्किश आक्रमणकारियों ने आपका सब कुछ ध्वस्त किया, और हम लड़ते किससे हैं? देखिए साथियों, हमारे यहाँ जितने भी, चाहे सारीपुत्र हों, चाहे मोगलायन हों, ब्राह्मण समाज के बहुत सारे विद्वान रहे हैं, लिखे हैं, किताबें लिखे हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ब्राह्मण मित्रों से डिस्कशन करता हूं, तो हम ये बात को कहते हैं कि चलिए आप अगर मैनिपुलेशन भी अगर आप किए हैं, तो भी आप भगवान बुद्ध को अवतार मान लिए, तब भी आप पूज रहे हैं। जैसे अगर मैं किसी को कह दूँ कि ये फला जी भगवान बुद्ध के अवतार हैं, तो ये रिस्पेक्ट के लिए कहता हूँ या डिसरिस्पेक्ट के लिए कहता हूँ या अपने मिलाने के लिए कहता हूँ? ये बात हम सब समझते हैं कि बात क्या है उसमें जो है।
तो साथियों सवाल इस बात का है वो कौन लोग थे जो भगवान बुद्ध को किन्हीं भी रूप में नहीं एक्सेप्ट किए और ध्वस्त कर दिए और उनके पूरे लिटरेचर में वो चीज़ें गायब हैं। लेकिन साथियों अल्लामा इकबाल उर्दू के एक बड़े शायर हैं। कौम ने पैगाम गौतम की ज़रा परवाह न की, कद्र पहचानी न अपने गौहरे एक दाना की, आह बदकिस्मत रहे आवाज़ हक से बेखबर, गाफिल अपने फल के शीरीनी से होता है सजर, आस का उसने किया जो ज़िंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे नाज था। तो भगवान बुद्ध के दर्शन से विज्ञान से कोई अछूता नहीं रह पाया है। अगर वो भगवान बुद्ध को नहीं पढ़ा है, चाहे वो हेगलियन थ्योरी रही हो, चाहे वो जीन जैक रूसो रहे हों, चाहे वो इवन की कार्ल मार्क्स रहे हों। कार्ल मार्क्स जिस नेचर ऑफ स्टेट की बात करते हैं उसका हाईएस्ट वर्जन बुद्धिज़्म है। जिस बात की फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी की बात हेगल कर रहे हैं उसका हाईएस्ट वर्जन बुद्धिज़्म है। क्योंकि हेगल जो है थेसिस सिंथेसिस एंटीथेसिस की बात कर रहे हैं और वहीं पे जीन जैक रूसो कह रहे हैं कि हम नेचर ऑफ स्टेट में चले जाएंगे, जनरल बिल ला के समाज को ऐसी अवस्था में ले जाएंगे जहाँ पे जीरो क्राइम है। तो यूरोप के जितने भी यूरोपियन विद्वान ऐसे समाज को ऐसे मोड़ पे ले जाना चाहते हैं 100% डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस फिलॉसफी हो। अब सवाल ये है कि यूरोप के लोगों के बात समझ में कहाँ से आई। साथियों 1800 कांग्रेस का हुआ था शिकागो सम्मेलन 1892-93 के आसपास में हुआ था। उसकी अध्यक्षता जिन्होंने किया था ए मैकेंजी साहब ने किया था और ए मैकेंजी ने किताब लिया बुद्धिज्म इन प्री क्रिश्चियन ब्रिटेन। यानी कि यूरोप के विद्वानों ने जिस तरीके से बुद्धिज्म को पढ़ा और अपने थ्योरी में एनालिसिस किया, अपने लिटरेचर में लेकर के आया और खान पान रहन सहन में आया। आप देखेंगे हमारी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ की महिलाएं पुरुष और यूरोप कंट्रीज की महिलाएं पुरुष के कपड़े पहनावे, खान पान रहन सहन में, उनके प्रोग्रेस में कितनी ज़्यादा समानता है। उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि गल्फ कंट्रीज़ के रास्ते बुद्धिज्म जब यूरोप में गया तो यूरोप को एम्फेसाइज किया, प्रभावित किया और प्रोग्रेसिव बनाया। लेकिन जो लोग बुद्धिज्म को ध्वस्त करने का काम किए उनकी तरह ना कोई दिखना चाहता है, ना कपड़ा पहनना चाहता, ना बोलना चाहता है, ना उनकी तरीके से कोई भी चीज़ एस्टेब्लिश करना चाहता है। जहाँ पूरी दुनिया लिबरेशन की तरफ बांध रही वहाँ आप महिलाओं को गुलाम बना रहे। उसमें सबसे बड़ा रीज़न इस बात का है कि उन्होंने बुद्धिस्ट फिलॉसफी को ध्वस्त किया और बुद्ध की जगह बुद्ध शब्द का इस्तेमाल किया और कहा बुद्ध शिकन। इसीलिए बुद्धिज्म गल्फ कंट्री से गायब हो गया। और हम सब जानते हैं कि यूरोप से इंडिया मिलने को बेताब है, इंडिया से यूरोप मिलने को बेताब है और यूरोप इंडिया मिलकर के सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज से मिलने को बेताब है। रीज़न क्या है? जिसके पास इन्वेंशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी होगी, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी होगी, वो दुनिया एलेबरेट होकर बुद्धिज्म के पास जरूर जाएगी। डायरेक्ट नहीं सही तो इनडायरेक्ट जरूर जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय।